भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने आखिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उनसे कई घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें टीम अपने साथ लेकर चली गई। जज रह चुकी हैं गिरिबाला सिंह, वो भी इस मामले में आरोपी हैं। मुख्य आरोपी ट्विशा के पति समर्थ सिंह हैं। उन्हें एक रोज पहले ही सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। इसके अगले दिन जांच एजेंसी पूछताछ के लिए गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। कई पुलिस अधिकारी भी उनके साथ थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई की एक और टीम वहां पहुंची। सूत्र बता रहे हैं गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी जल्द ही उन्हें और समर्थ सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ट्विशा की मौत को लेकर कई सवाल पूछ सकती है। एक रोज पहले सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के घर पर घटना का रिक्रिएशन भी किया था। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई के अधिकारी गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गए। पिछले 3 दिन में 3 बार वो उनके घर गए, जांच की, घटना का रिक्रिएशन किया, लेकिन तीनों बार सीबीआई अधिकारियों की गाड़ियां गिरिबाला सिंह के घर के बाहर ही खड़ी होती थी। पहली बार उनकी टीम की एक गाड़ी गेट के अंदर खड़ी की गई। उसी वक्त से अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि शायद सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ लेकर जाने वाली है। तो करीब 4 घंटे तक उनसे पूछताछ में टीम जुटी रही, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिन सवालों का जवाब सीबीआई को चाहिए था वो सीबीआई को नहीं मिल पाया और इसीलिए सीबीआई ने उनकी अरेस्टिंग करी और अरेस्टिंग करने के बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद यहाँ से गिरिबाला सिंह सीबीआई की कस्टडी में यहाँ से अरेस्ट होकर उन्हें ले जाया गया है। इसके बाद सीबीआई उन्हें एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट हाउस में लेकर चली गई। सूत्र बता रहे हैं सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सीबीआई समर्थ सिंह को भी उनके साथ कोर्ट में पेश कर सकती है। वो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर थे। उनकी रिमांड सुबह खत्म हो रही है। वो पहले ही जांच एजेंसी की कस्टडी में है। सीबीआई ने भोपाल एसआईटी से केस अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद उनकी कस्टडी भी ले ली थी। तो सूत्र बता रहे हैं वो समर्थ सिंह और उनकी मां को आमने सामने बैठा सकती है, पूछताछ कर सकती है। सूत्र बता रहे हैं भोपाल एसआईटी की टीम अलग अलग उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे। इसे देखते हुए उन्हें आमने सामने बैठाया जा सकता है ताकि कभी भी उनके बयान अलग अलग हुए तो उनसे तुरंत उसके बारे में पूछताछ हो सके। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है, ऐसा बताया जा रहा है। एक दफ्तर की मांग की है। जांच टीम भोपाल में एक टेम्पररी कंट्रोल रूम बनाएगी। और इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उनकी जमानत पर कोर्ट में कई घंटों तक बहस हुई। ट्विशा शर्मा के परिवार की तरफ से उनके वकील बहस में शामिल हुए। सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील बहस में शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने भी ट्विशा शर्मा के परिवार का पक्ष रखा, कई दलीलें दी। अदालत से अपील की कि गिरिबाला सिंह को जो अग्रिम जमानत मिली हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो बाहर रहकर जांच को प्रभावित कर रही हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर रही हैं, गवाहों पर असर डाल रही हैं। ट्विशा की मौत के 3 रोज बाद यानी 15 मई को भोपाल की जिला कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी और ट्विशा के परिवार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने उनको मिली इसी राहत का विरोध किया था। उनके मुताबिक गिरिबाला सिंह को इसलिए अग्रिम जमानत दी गई थी कि वो मामले की जांच में सहयोग करेंगी, लेकिन भोपाल पुलिस की एसआईटी ने उन्हें 3 बार नोटिस दिया था। वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गई थी। चौथी बार भी जब वो पुलिस के सामने नहीं गई थी तब उन्होंने कई सवालों के सवालों के जवाब नहीं दिए थे। तमाम दलीलों को सुनकर कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने का फैसला सुना दिया। इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां भी की, खासकर निचली अदालत के फैसले को लेकर। हाईकोर्ट के मुताबिक निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देते समय कई अहम तथ्यों पर विचार नहीं किया। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार नहीं किया, गवाहों के बयान को नहीं सुना। मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, लेकिन अग्रिम जमानत देते वक्त निचली अदालत ने ज्यादा सावधानी नहीं बरती और जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खास तौर पर जिक्र किया। कोर्ट ने माना कि ट्विशा के शरीर पर चोट के कई निशान जो पाए गए थे, जो रिपोर्ट में है, मौत से पहले के थे और यह बेहद गंभीर मुद्दा था। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने इसके लिए सीधे तौर पर ट्विशा के ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया। ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह को जिम्मेदार ठहराया।
आरोप लगाया कि मौत से पहले ट्विशा के साथ मारपीट की गई थी। पोस्टमार्टम में जो 7 इंजरीज ट्विशा शर्मा के शरीर पे मिली है, वो सारी की सारी इंजरीज एंटीमार्टम है, जो अपराध की गंभीरता की ओर संकेत करती हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि मौत से पहले ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। वहां वो करीब 3 घंटे तक रुकी थी। उस वक्त उन्हें देखकर कहीं से भी ये नहीं लगा कि उनको चोट लगी है। सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद जब उनकी मौत हो गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें साफ लिखा था कि उनके सिर में चोट थी, शरीर के कुछ हिस्सों में चोट थी जो मरने से पहले लगी थी। सरकारी वकील ने अंदेशा जताया कि ब्यूटी पार्लर से लौटने के बाद ट्विशा के साथ क्रूरता की गई थी, इसलिए उनके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। परिवार भी यह आरोप लगा चुका है कि ट्विशा की पहले हत्या की गई, फिर ससुराल वालों ने उनके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया। और हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान ट्विशा के परिवार के वकील ने गिरिबाला सिंह को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो मामले की सबसे अहम कड़ी हैं। ट्विशा की मौत और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को उन्होंने ही हैंडल किया था। बड़े बड़े लोगों से फोन पर बातचीत करने से लेकर सबूतों से छेड़छाड़ करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन अग्रिम जमानत मिल जाने की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। परिवार के वकील के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत मिलने का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने केस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब कुछ अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें पूरा वक्त मिल गया। तो परिवार के वकील ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह ने 12 मई की रात 10:35 पर ट्विशा के घर वालों को फोन किया था। उन्हें जानकारी दी कि ट्विशा की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके घर से मिले सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि 10:35 के काफी देर बाद ट्विशा के शव को नीचे उतारा जा रहा था। उन्हें सीपीआर देने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उन्होंने ट्विशा की मौत की पुष्टि पहले ही कर दी थी। लेकिन उसके बाद भोपाल एम्स में ले जाने का दिखावा किया ताकि सबको यह लगे कि उन्होंने ट्विशा को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टाइमलाइन वहीं से गड़बड़ है। और अगर आपने उनको बोल दिया शी इज नो मोर, आपको पता चल गया शी इज नो मोर, तो फिर वो सीपीआर देने का और कैमरे के सामने सीपीआर सीडी पे ला करके देने की वो पूरा मैन्युपुलेटेड लगता है। तो परिवार के वकील के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी कैमरे के साथ भी छेड़छाड़ की। इसी वजह से उसमें तारीख भी 2 दिन पुरानी की दिख रही थी। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि ट्विशा शर्मा केस में आरोप सिर्फ उनके पति समर्थ सिंह के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि गिरिबाला सिंह पर भी है। प्रताड़ना के आरोप सिर्फ समर्थ सिंह पर ही नहीं है, बल्कि गिरिबाला सिंह पर भी है। कोर्ट ने अपने आदेश में ट्विशा के गर्भपात का भी जिक्र किया। उसके मुताबिक कई लोगों के बयानों से यह संकेत मिलता है कि समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह ने ट्विशा पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला था। इसके बाद ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्विशा के पिता ने बयान दिया कि मीडिया की वजह से ही यह संभव हो सका, लोगों के सहयोग की वजह से यह संभव हो सका। उन्होंने कोर्ट को भी धन्यवाद दिया। और ये आज प्रूव हो गया इस न्याय प्रक्रिया से कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज सेट हुआ है और आगे हमें न्याय की उम्मीद बढ़ गई है और पूरे देशवासियों की न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। ट्विशा के पिता के मुताबिक वो अब और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे ताकि मामले में जल्द फैसला हो सके। उधर जम्मू की रहने वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जान देने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश करने से पहले रोनिशा नाम की वो इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर लाइव आई। उन्होंने अपने मंगेतर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया, बदनाम करने का आरोप लगाया, छवि खराब करने का आरोप लगाया। लेकिन रोनिशा के आरोपों पर उनके मंगेतर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। रोनिशा का कहना है कि कुछ साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनकी पहली शादी चल नहीं पाई। उन्होंने पति से अलग रहने का फैसला किया, तलाक ले लिया, वो अपनी मां के घर आकर रहने लगी। पहली शादी टूटने के कुछ समय बाद ही सोशल मीडिया के जरिए दुबई में रह रहे एक लड़के से उनकी जान पहचान हुई, बातचीत शुरू हुई, मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रोनिशा का कहना है कि उस लड़के ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जम्मू में दोनों के परिवारों के लोग आपस में मिले। उनकी जम्मू के रहने वाले प्रशांत शर्मा नाम के उस लड़के से फिर सगाई हो गई। लेकिन रोनिशा ने दावा किया कि सगाई के कुछ समय बाद उनके मंगेतर प्रशांत शर्मा ने
रिश्ता तोड़ दिया, उन पर गलत आरोप लगाए, शादी करने से इनकार कर दिया। उनके मंगेतर ने उन्हें बदनाम किया, वो कह रही हैं। ये मेरा आज का दिन आखिरी है, मैं अपने आप को खत्म करने वाली हूं और इसका पूरा मैं श्रेय देती हूं प्रशांत शर्मा को, परीक्षित गुप्ता को, रिया गुप्ता को, जिन्होंने ये सारी खेल रचा कि एक नकली पेज बनाओ, उस पे ये सब चीजें डालो, इसको बदनाम करो। रोनिशा सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर के बारे में बातें करते हुए फिर रो पड़ी। अपने मंगेतर से तंग आकर अपनी जान देने की बात कहती सुनाई दी, खुद को खत्म करने की बात कहती सुनाई दी। रोनिशा का कहना है कि उनके मंगेतर ने उनके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया, उस अकाउंट पर रोनिशा की तस्वीरें अपलोड की। आरोप है कि रोनिशा के बारे में आपत्तिजनक फिर बातें लिखी, उनके परिवार पर गलत टिप्पणियां की, परिवार का अपमान किया। तुम बोलते हो मैं क्या हूं, मेरी हम क्या कर रहे हैं? ऐसा चुपचाप अपनी जिंदगी जीते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, काम कर रहे हैं, काम से मेहनत से अपना काम सैलून खुला था, इसने वो तक बंद करा दिया, पुलिस ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। उनका कहना है उनके मंगेतर ने खुद को करोड़पति बताया था, पैसे वाला बताया था, लेकिन उनका दावा है कि कई बार उन्होंने अपने मंगेतर के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर किए हैं। वो कह रही हैं उन्होंने अपने मंगेतर और उनके एक रिश्तेदार के बैंक खातों में 9 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। अपने मोबाइल फोन में बैंक खाते से हुई लेन देन की स्टेटमेंट दिखाई उन्होंने और कहा कि उन्होंने अपने मंगेतर प्रशांत शर्मा और उनके रिश्तेदार के खिलाफ थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। परीक्षित गुप्ता और प्रशांत शर्मा पे FIR भी लगवाई थी मैंने, ये पेज के रिलेटेड सारी चीजें, डिनायल ऑफ मैरिज प्रॉपरली सारा जो हमारे ये लॉ है, इसमें जब तक लड़की मर ना जाए ना तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। पुलिस वाले वेट करते हैं कि लड़की मर जाए, उसके बाद हम आएंगे, कार्रवाई करेंगे। उससे पहले तो नहीं करोगे ना आप। साइबर क्राइम वाले कर क्या रहे हैं जम्मू में? फिर आरोप लगाया कि मंगेतर नशा करते हैं, कई दूसरी लड़कियों से बातें करते हैं, सगाई होने के बाद भी उनके मंगेतर ने उन लड़कियों से बातचीत करनी बंद नहीं की। ये सब आरोप लगाए और वो परेशान हो गई और इस बारे में अपने मंगेतर के परिवार से बात की, लेकिन उनका कहना है उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराया गया। सोशल मीडिया पर रोते हुए उन्होंने अपना ये दर्द बयां किया। अपनी बातें कहने के बाद उन्होंने जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और रोनिशा के आत्महत्या की कोशिश करने के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनके इस कदम ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। उनके परिवार के लोग बेहोशी की हालत में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी मां फूट फूट कर रोती नजर आई, बिलखती नजर आई। उनकी मां ने रोनिशा के मंगेतर प्रशांत शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, रोनिशा की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। जो मेरी बच्ची नाल होया थोड़े नाल भी होए, मुझे फ्रेम भी आन, जे बच्चियां दी जिंदगी बर्बाद जम्मू ने थोड़ा भी सत्यानाश होए, मेरे बच्चे ने गदाया ना थोड़ा भी सारे में सत्यानाश होए, करना तेरा बेड़ा गर्क जाए, तेरी वजह नाल मेरे बच्ची दी जिंदगी बर्बाद है। वहां उनकी भाभी आरोपी प्रशांत शर्मा का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रशांत ने सोशल मीडिया पर जो फर्जी अकाउंट बनाया था उसने उसे डिलीट कर दिया। शांत, अब तो तेरा अकाउंट भी बंद हो गया इंस्टाग्राम पर, जो फेक चला रहा था। ये देख ले क्या हालत की है तूने हम सबकी, सब डिलीट कर दिया इसने। सब आप लोग यही देख रहे थे ना, ये देखो। रोनिशा के परिवार के लोगों का कहना है कि प्रशांत शर्मा की वजह से रोनिशा ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, अपनी जान देने की कोशिश की। प्रशांत शर्मा को पूरे तरीके से जिम्मेदार उन्होंने ठहराया और प्रशांत शर्मा के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक व्यक्ति को पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता ने दूसरी शादी की थी। उनकी बेटी और सौतेली मां के बीच झगड़ा होता रहता था। आरोप है कि अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर ही उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी और मामले को दबाने के लिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में जाकर सरेंडर कर दिया। वो पैरोल पर जेल से बाहर थे। कुछ रोज पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस केस में उनकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। जयपुर पुलिस ने 4 दिन पहले हुए गैंगरेप के एक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 24 मई को पीड़ित महिला VKI थाना इलाके में मौजूद एक मंदिर में अपने दोस्त के साथ पूजा करने गई थी। उसी दौरान तीनों आरोपियों ने उनका गैंगरेप किया था। 3 लोग थे जो अज्ञात थे, उनको डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद उनसे जब पूछताछ की गई और बाकी चीज़ों को देखा गया तो इसकी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा ही ये वारदात की गई है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने मारपीट और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक बकरा मंडी में इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया था। उधर पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश शुरू होते ही बांग्लादेश की सीमा के पास लोगों की भीड़ जुट गई। शुभेंदु अधिकारी सरकार के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान का असर ऐसा हुआ कि बॉर्डर पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर लोगों से पट गए। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अपना सामान समेटकर वहां पहुंच गए। 23 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, ताकि वहां उन लोगों को रखा जा सके जिन्हें जांच के बाद बांग्लादेश भेजा जाना हो। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करे, हिरासत में ले, बीएसएफ को सौंप दे। इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को सीमा से बाहर करने के इस अभियान को नाम दिया 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। बीते 10 दिन से पश्चिम बंगाल में सरकार के 3D अभियान से हलचल बढ़ चुकी है। करीब करीब हर जिले से बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर की तरफ जाते दिखे या जिनको बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है वो बॉर्डर की तरफ जाते दिखे। किसी ने सामान समेटा, किसी ने सब कुछ छोड़ दिया। उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेक पोस्ट पर तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये चेक पोस्ट बांग्लादेश सीमा पर है। বাংলাদেশ চলে যাব। কত বছর আগে? 4 বছর আগে। বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি ছিল? যশোর জেলা। हकीमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा लोगों ने बताया कि 4-5 साल पहले उन्होंने बॉर्डर पार किया था। एजेंटों को 10-10 हजार रुपए देकर घुसपैठ की थी, उन्होंने बताया। কিভাবে এসেছিল? দালালের মাধ্যমে এসেছিলাম। তারা সেই সময় কত টাকা নিয়েছিল? 10,000 টাকা করে নিয়েছিল। কতজন এসেছো তোমরা? এসছি তো অনেকজন, 10-12 জনের এরকম। पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने और सरकार की सख्ती बढ़ने के बाद अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो कई लोगों में भगदड़ मच गई। होल्डिंग सेंटर पर हुजूम उमड़ पड़ा। कोई अपने बच्चों के साथ पहुंचा, कोई बुजुर्गों को लेकर पहुंच गया। सभी को किसी तरह बॉर्डर पार करना था, ऐसा दिखा। उन्हें इस बात का खौफ दिख रहा था कि अगर वो रुके तो पुलिस उन पर एक्शन ले सकती है। उन्होंने ये बताया कि उनके पास हर तरह के सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। রেশন কার্ড, আই কার্ড, ভোটার কার্ড, তার ব্যাংকের বই। তাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি বেশিরভাগই বলছেন যে এখন বাংলাদেশে আয় ভালো হতো না। এখন বলছে এখানে থাকা যাবে না, পুলিশই ধরছে যে এখানে থাকা যাবে না, বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। उत्तर 24 परगना के अलावा मालदा जिले में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। वहां बनाए गए होल्डिंग सेंटर में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया। वहां पर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मेनली आए हुए हैं, अवैध तरीके से अनुप्रवेशकारी हैं। उनकी पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद उनको तब तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा जब तक कि आगे की नीति न की जाए। भारत बांग्लादेश के साथ करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा में 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, मतलब घेरेबंदी की गई है। लेकिन करीब 850 किलोमीटर सीमा पूरी तरह खुली है, यानी कोई बाड़बंदी या घेरेबंदी वहां नहीं है। और इन 850 किलोमीटर में 175 किलोमीटर का इलाका तो बेहद मुश्किलों भरा है, क्योंकि वहां नदी है, दलदल है, पहाड़ है, जंगल है। दावा किया जाता है उसी खुली सीमा से घुसपैठ होती है। चोरी छिपे बिना दस्तावेज के बांग्लादेश के नागरिकों को वहीं से बॉर्डर पार करवाया जाता है और बॉर्डर पार करके वो लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 3D अभियान का असर बिहार के सीमांचल इलाके में भी दिखाई दिया। कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि पश्चिम बंगाल में जो एक्शन हो रहा है उसकी वजह से कहीं वो नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक अगर वो हैं तो वो उनके जिलों में न घुस जाए, मतलब बांग्लादेश जाने के बजाय वो बिहार की तरफ न चले जाएं और वहां जाकर शरण न ले लें। इसलिए सीमांचल के रेलवे स्टेशनों और सीमा पर बनी चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। बिहार के 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है।
किशनगंज की, पूर्णिया की, कटिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तीनों जिले बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में हैं। ये बिहार में सीमांचल का इलाका कहा जाता है। इन जिलों में पश्चिम बंगाल से आना जाना बेहद आसान है, इसलिए वहां के लोगों को यह डर है कि कुछ लोग इनमें जो बांग्लादेश जाने के बजाय उनके जिलों में न चले आए। हालांकि कटिहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। आने वाला कल में वो लोग हो सकता है प्लान हमारे बिहार की ओर करें, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे कि कड़ी सुरक्षा बिहार पे भी रखें। सुरक्षा को लेके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सब जिलों में बहुत मुस्तैदी होनी चाहिए। बिहार के अररिया जिले की सीमा सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल से नहीं लगती, लेकिन वहां के लोगों ने नेपाल के रास्ते घुसपैठ का खतरा बताया। अररिया के एक गांव में 1.5 साल पहले एक बांग्लादेशी नागरिक को लोगों ने पकड़ा था, पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोप लगा था कि वो अपनी पहचान छिपाकर गांव में न सिर्फ रह रहा था बल्कि वहीं पर शादी भी कर ली थी। घर कहाँ है? हैं? बांग्लादेश। हाँ, कौन जिला बांग्लादेश में? चापानगर जिला। वहाँ से कैसे आया तुम? आए थे 6-7 साल पहले। हाँ, कटिहार में खाना का घर बनाते थे, अब 3 साल से यहीं शादी कर रहता हूँ। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि बीते कुछ साल में उनके इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। कई लोग आए और वहीं पर बस गए, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी जांच के। 1.5 साल पहले गांव के ही लोगों ने मोहम्मद नवाब नाम के एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बाद में वो कोर्ट से छूट गया था। मैं दामाद बन के रह रहा था, यहाँ के लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन वो आज बेल पर घूम रहा है, उस पर सख्ती नहीं हो रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी एक ही सही, लेकिन हमने पकड़ा हुआ और उसको कोर्ट बेल दे दिया है। बिहार के कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरह उनके यहां भी सख्ती बढ़ाने की मांग की। उन्होंने भी इन जिलों में शुभेंदु अधिकारी का 3D अभियान चलाने की अपील की। इधर कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नफरत फैलाने और गुजराती समुदाय के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। कोलकाता के टेंगड़ा इलाके में मौजूद टीएमसी के ऑफिस से भारी संख्या में आधार कार्ड बरामद किए गए। कुछ लोग बंद पड़े ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर घुसे और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को एक अलमारी से निकाला। पुलिस ने दस्तावेजों को जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक पुलिस थाने के बाहर टीएमसी सांसद शौकत राय को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके और नारे लगाए। शौकत राय निमता और उत्तरी दमदम में टीएमसी पार्षदों पर हुए हमले के मामले में एक ज्ञापन सौंपने के लिए थाने गए थे। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा। उन्होंने आरजी का रेप और हत्या मामले और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पार्टी की कड़ी आलोचना की। उधर बिहार के गोपालगंज में एक महिला की हत्या किए जाने के बाद पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस पर पथराव कर दिया, पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ बच्चों पर गंदगी फैलाने के आरोपों को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। महिला के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने कुछ बच्चों पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाया। इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ। महिला से उनकी बहस होने लगी। आरोप लगा कि उन लोगों ने उस महिला पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। महिला लहूलुहान हो गई। कुछ देर में उनकी जान चली गई। महिला के परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन उनके परिवार का आरोप है कि पुलिस वक्त पर वहां नहीं पहुंची, देर से पहुंची। शुरुआत में कोई कार्रवाई नहीं की और इसी बात को लेकर उस महिला के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा। आसपास रहने वाले लोग गुस्से से उबल पड़े। भीड़ बीच सड़क पर पहुंच गई। भीड़ ने पुलिस को घेर लिया, पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया। भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। गुस्साए लोग पुलिस की गाड़ी पर ईंटें फेंकते नजर आए, पत्थर चलाते दिखे, हंगामा करते रहे, शोर मचाते रहे। उन्होंने ईंटें फेंककर पुलिस की गाड़ी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। गाड़ी के आगे लगा शीशा टूट गया, पीछे लगा शीशा टूट गया, सीट पर ईंटें बिखरी हुई दिखी।
पत्थर बिखरे हुए दिखाई दिए। भीड़ ने पुलिस की 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना गोपालगंज के मेहरा देऊर गांव में हुई। वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस से नाराज लोगों ने सड़कें जाम कर दी, प्रदर्शन किया। काफी देर के बाद पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया, भीड़ को काबू में किया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। गांव में पुलिसकर्मियों की गश्त बढ़ा दी गई। कई थानों की पुलिस वहां बुलानी पड़ी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना वाली जगह से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीम को फिर बुलाया गया। इधर एनटीए ने बकरीद की वजह से आज होने वाली सीयूईटी परीक्षा फिर टाल दी। एनटीए ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी की आज होने वाली परीक्षा आगे बढ़ा दी। बकरीद की वजह से यह परीक्षा अब 31 मई, 6 जून और 7 जून को होगी। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि नीट पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और छात्रों के हाथों तक पेपर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ के अधिकारियों की कड़ी निगरानी रहेगी। इसमें वायुसेना की मदद लेने पर भी विचार हुआ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने तीनों ऐप के लिए एक प्लस वर्जन लॉन्च किया। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो अपने साथ कई तरह के एक्स्ट्रा फीचर लेकर आएगा। इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस की कीमत हर महीने भारतीय रुपयों में 385 रुपए रखी गई, जबकि व्हाट्सएप प्लस की कीमत 290 रुपए प्रति महीना रखी गई। उधर मुंबई के पास ठाणे के कल्याण में बकरीद पर बवाल हो गया। बकरीद पर नमाज के दौरान रास्ता रोकने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए, हंगामा कर दिया, पुलिस से भिड़ गए। कल्याण में एक किला है, नाम है दुर्गाड़ी किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले को बनवाया था। उसी किले में एक ईदगाह है, इसीलिए बकरीद पर वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। बड़ी संख्या में माफ कीजिएगा, मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पहुंचे हुए थे। उसी किले में देवी दुर्गा का एक मंदिर भी है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के कुछ कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने बकरीद के दिन मंदिर में दर्शन करने की इजाजत मांगी, पुलिस प्रशासन से मंजूरी मांगी, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कहकर प्रशासन ने उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया। इसी पर वहां बवाल हो गया। पुलिस के रोकने पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़क गए। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने भी हंगामा कर दिया। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी, लोगों को समझाने की कोशिश की, उनसे हंगामा खत्म करने के लिए कहा, शांत रहने की अपील की, लेकिन अधिकारियों के मनाने और समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। हालात जस के तस बने रहे, स्थिति बिगड़ती चली गई। गुस्साए लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, नारे लगाने लग गए। लोगों ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। सड़क पर बैठकर दुर्गा आरती गाने लग गए। मांग की कि दुर्गाड़ी किले में मौजूद मंदिर को आम दिनों की तरह ही खुला रखा जाए, लोगों को जाने दिया जाए। आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर हिंदू समुदाय के लोगों को मंदिर जाने नहीं दिया। यहाँ पे दुर्गाड़ी देवी का मंदिर है, दुर्गाड़ी किले पे, वहाँ पे जाने से हिंदू बांधवों को रोका जाता है। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। हिंदू का मंदिर है, हिंदू के मंदिर में जाने को किसी को रोकना ये गलत बात है। तनाव को देखते हुए पूरे दुर्गाड़ी किले को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इधर यूपी के कानपुर में बकरीद पर बकरा मंडी में खरीदारी करने आए ग्राहकों की बकरा कारोबारियों से मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में मौजूद एक बकरा मंडी में मारपीट हो गई। मामूली बात पर बकरा कारोबारी और ग्राहक आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी नाम की संस्था ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की। बकरीद की नमाज के बाद उन्होंने जयपुर में इस मुद्दे पर पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन किया और बैनरों पर लिखा कि गोकशी करने वालों को फांसी की सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के पास मौजूद मस्जिद को हटाने का बड़ा फैसला लिया। मस्जिद करीब 136 साल पुरानी बताई जा रही है, जो रनवे से 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है।
इसीलिए हवाई संचालन को सुचारू बनाने के लिए इसे एयरपोर्ट परिसर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। उनके ऑफिस के पीछे एक खेत से पुलिस ने करीब 2.25 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पैसों को बोरियों में भरकर जमीन के नीचे दबाकर रखा गया था। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगल में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार छठे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 23 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन शेरूवाली। उस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बल ने राजौरी के पूरे जंगल को घेर लिया, चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर दी। दावा किया गया कि पिछले 6 दिन में कई बार आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वो आतंकी भाग निकले, वो और घने जंगलों में जाकर छिप गए। इसके बाद जवानों की संख्या बढ़ा दी गई, करीब 3000 जवान राजौरी पहुंच गए। सुरक्षा बल के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकी 10,000 फीट की ऊंचाई पर छिपे हुए हैं। इसके बाद करीब 3000 जवान उन आतंकियों को ढूंढने में लग गए, पूरे जंगल में फैल गए, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी मिली कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ भी हुई। इसकी वजह से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जंगल में आग लग गई, वहां धुआं उठता नजर आया। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि यहाँ पर यही वो जगह है, यहाँ से लगातार आतंकी जो है सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने जो गोलियां चलाई, उस गोलियों की से इस जंगल में आग लग। राजौरी के जंगल में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। आशंका जताई गई कि इसकी वजह से आतंकी ज्यादा वक्त तक जंगल में नहीं छिप पाएंगे, उन्हें जंगल में बने अपने ठिकानों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और सुरक्षा बल के जवान तो पहले से ही पूरे जंगल में फैले हुए हैं और आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी आतंकियों की निगरानी की जा रही है। इसलिए माना जा रहा है बहुत जल्द तीनों आतंकी सुरक्षा बल के हाथ लग सकते हैं और पिछले 6 दिन से जारी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो सकता है। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में जिन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, उनमें एक आतंकी पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडर है, दूसरा जम्मू कश्मीर में सेना पर हुए कई हमलों का जिम्मेदार है। सुरक्षा बल के मुताबिक उन आतंकियों ने घने जंगल में अपने ठिकाने बना लिए, उन ठिकानों में छिपकर बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया उन आतंकियों के पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी है, इसलिए सुरक्षा बल ने अपना सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और उन आतंकियों को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में छिपे तीनों आतंकियों में एक का नाम इलियास फौजी पाकिस्तानी सेना में कमांडर रह चुका है। इन दिनों आतंकी संगठन PAFF का टॉप कमांडर है। PAFF को कश्मीर को जैश ए मोहम्मद का PAFF को कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का मुखौटा माना जाता है। दूसरे आतंकी का नाम है अबू हमजा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना पर हुए कई हमलों का जिम्मेदार बताया जाता है। इन दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए ही सुरक्षा बल ने यह ऑपरेशन शेरूवाली शुरू किया था। सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी कि इलियास फौजी लंबे वक्त से राजौरी में अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है। उसने राजौरी में कई आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया था और इसीलिए सुरक्षा बल इलियास फौजी को जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। उन दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा बल को जानकारी मिली कि आतंकी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच बनी गुफाओं में छिपकर बैठे हैं। ये गुफा बहुत गहरी बताई गई। सुरक्षा बल की टीम ने उन गुफाओं की भी तलाशी ली। इस जगह पे एक और गुफा यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि आतंकी अपने हथियारों का जखीरा रखने के लिए अलग अड्डा तय करते हैं, खुद रहने के लिए अलग अड्डा तय करते हैं। 6 दिन से जारी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल को आतंकियों का एक ठिकाना भी मिला था। वहां कुछ कपड़े, खाने पीने का सामान और 2 बैग मिले थे। सुरक्षा बल के मुताबिक आतंकी काफी वक्त से उस ठिकाने पर छिपकर बैठे हुए थे। उन्हें सुरक्षा बल के वहां पहुंचने की भनक लग गई थी, इसीलिए वो वहां से भाग निकले और राजौरी के दूसरे इलाके में जंगल में जाकर छिप गए। इसके बाद सुरक्षा बल ने वहां भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जानकारी मिली कि आतंकी बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं, वो ज्यादा वक्त तक एक जगह पर नहीं टिक रहे, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। करीब 3000 जवान उन आतंकियों को ढूंढने में जुट गए। ऑपरेशन की वजह से सुरक्षा बल ने राजौरी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया।
इधर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, इसीलिए उन्होंने राजभवन जाकर उनके सचिव को इस्तीफा सौंप दिया। बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफे से पहले सभी मंत्रियों को बेंगलुरु में अपने सरकारी आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। सिद्धरमैया ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद जी परमेश्वर को राज्य में अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई। उनके समर्थकों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेतृत्व से राज्य में दलित मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों को कार पूलिंग अपनाने की सलाह दी। पीएम ने सभी मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में आम लोगों से सीधा संपर्क मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम ने जनता से मिलने वाले फीडबैक को सरकार और मंत्रालयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। बिजली विभाग की एक टीम जानकीपुरम इलाके में बिजली चोरी की जांच कर रही थी, तभी सभी कर्मचारी एक घर में मीटर की जांच करने पहुंचे। इससे पहले कि वो जांच करते, वहां मौजूद लोगों से उनकी बहस हो गई। लोगों ने उन कर्मचारियों की पिटाई की। बाकी कर्मचारी तो किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन उन लोगों ने एक इंजीनियर को पकड़ लिया। उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी। पिटाई कर रहे व्यक्ति गाली गलौज करते रहे। बिजली विभाग के इंजीनियर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते रहे, भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें जमीन पर गिराकर उनकी खूब पिटाई की। नीचे आओ मनीष भाई, नीचे आओ, नीचे आओ मनीष भाई। इंजीनियर ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनके ऊपर एक कुत्ता छोड़ दिया। वो उनका पालतू कुत्ता था। उस कुत्ते ने उन्हें काट लिया। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान एक व्यक्ति उन पर फावड़े से हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही हमला किया, फावड़ा उनके सिर में लग गया। इंजीनियर ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। तभी एक व्यक्ति उन्हें मकान के अंदर खींचने की कोशिश करते दिखे। बचने की कोशिश में इंजीनियर जमीन पर गिर गए। तभी उनके साथी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। अरे मनीष भाई, अरे यार इधर आओ यार, फोन करो, फोन करो 112 पे। काफी देर तक हुई हाथापाई के बाद वो इंजीनियर किसी तरह वहां से भाग निकले। मारपीट में उन्हें काफी चोट लगी। बाद में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम वहां एक चोर को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। पुलिस की गाड़ी रोक दी। उन्हें चोर के घर तक पहुंचने ही नहीं दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पथराव की वजह से उन्हें चोट लग गई। लोगों ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे और हालात बिगड़ते देख पुलिस वाले फिर वहां से चले गए, क्योंकि वहां जो हुआ पुलिस वालों को उसका अंदाजा नहीं था। गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही हालात बिगड़ गए। कुछ लोगों की भीड़ पुलिस की गाड़ी के पास पहुंची। पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के बोनेट पर लोग मुक्का मारने लगे। गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी बाहर निकले। उनके हाथ में पिस्तौल नजर आई। वो कुछ देर तक सड़क पर टहलते रहे। थोड़ी देर में भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन पर पिस्तौल दिखाकर डराने का आरोप लगाया। ये देखिए पिस्टल निकाल रखी है इन्होंने पिस्टल निकाल रखी है, दारू पी रखी है और ये पूरी जनता को ऊपर पब्लिक को निकाल रहे हैं। थोड़ी देर में भीड़ में शामिल एक व्यक्ति उनके पास पहुंच गए। उन दोनों के बीच बहस होती नजर आई। आरोप लगा कि उन्होंने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। दूसरे पुलिसकर्मी उन लोगों को रोकते रहे। थोड़ी ही देर में वहां और लोग जमा हो गए। उन लोगों पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप लगे। चोरी से संबंधित एक संदिग्ध व्यक्ति के पूछताछ गए हुए थे। इस दौरान ग्राम सभा जनदरपुर से संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके कार्य सरकार में बाधा डालते हुए उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बना दी गईं। पुलिस ने जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर लखनऊ में एक पार्क में एक सुरक्षा कर्मी पर युवक को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा। लखनऊ में आरोप लगा कि एक पार्क में मौजूद सुरक्षा कर्मी ने झगड़े के बाद एक युवक की पिटाई कर दी। वहां एक आदमी उस युवक को घसीटता हुआ नजर आया।
युवक को घसीटने वाला आदमी सुरक्षा कर्मी बताया गया। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान के जोधपुर में एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। इसकी वजह से उस स्कूटर पर सवार महिला 15 फीट तक हवा में उछल गई। हादसे में वो महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं आरोपी कार सवार टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा खिसककर सड़क पर आ गया। सड़क पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आने की वजह से वहां लंबा जाम लग गया। इससे बड़ी संख्या में पर्यटक सड़कों पर फंस गए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा के काउंटर से लेकर सड़कों तक यात्रियों की लाइन लग गई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम और सख्त कर दिए। जानकारी के मुताबिक रोजाना 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उधर लखनऊ में एक पार्क में एक सुरक्षा कर्मी पर युवक को बुरी तरह जो पीटने का आरोप लगा। इधर राजस्थान के अजमेर में अचानक एक कार में आग लगने से पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली कि पूर्व सरपंच अपनी मां समेत 4 लोगों के साथ अस्पताल जा रहे थे। उनकी मां को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद वो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी कार में भयानक आग लग गई। कुछ ही देर में उनकी कार आग का गोला बन गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। काफी देर तक वो कार जलती रही। इसके बाद दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। काफी देर तक गाड़ी पर पानी की बौछार की गई। आखिरकार उस कार में लगी आग बुझ गई, लेकिन इस हादसे में उस कार में सवार 4 लोगों की जान चली गई। वो लोग बुरी तरह झुलस गए थे। शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी। ऐसा लग रहा था कि कार में कोई खराबी हुई थी, उसकी वजह से कार में आग लग गई थी। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने हत्या के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की। इस हत्या के तार पूर्व सरपंच की पहली पत्नी से जुड़ रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच का आए दिन अपनी पहली पत्नी से झगड़ा होता रहता था। पूर्व पत्नी के 2 बच्चे भी हैं, उनमें एक बच्चा नाबालिग बताया गया। आरोप लगा कि पहली पत्नी और उनके 2 बच्चों ने मिलकर पहले धारदार हथियार से पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की हत्या की, फिर उन 4 के शवों को उस कार में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने उस कार पर पेट्रोल छिड़का और घर से थोड़ी दूर ले जाकर उस कार में आग लगा दी। इन्होंने मिलकर के इन सब का मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही बॉडी को गाड़ी में डाल करके और घर से थोड़ा दूर ले जा करके और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस मामले के सामने आते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई। गांव वालों ने मांग की कि पूर्व सरपंच की हत्या करने वाले लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर यूपी के हाथरस में सरकारी स्कूल की दीवार गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नाली बनाने के दौरान अचानक एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे वहां काम कर रहे 3 लोग दब गए। उनमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई गई। लोगों ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने की वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने एक महिला की जान बचाई। वो महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे आ गई। हालांकि आरपीएफ जवान ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक पेट्रोल पंप पर वहां के कर्मचारियों और कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप के कर्मचारी मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपए का ही पेट्रोल दे रहे थे, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति 200 रुपए का पेट्रोल भरवाकर दोबारा लाइन में लग गया। इस पर उसकी वहां के कर्मचारियों के साथ पहले बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। पटना के बाढ़ इलाके में गंगा घाट के पास एक नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग लापता बताए गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तब हुआ जब सुबह के वक्त नाव में बैठकर 10 से 15 लोग दूसरी तरफ सब्जी तोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। इधर भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी की कमी से हाहाकार मच गया। हजारों परिवार जल संकट से जूझते दिखे। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा रखने वाले इंदौर में लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ाई लड़ते दिखे। शहर के 85 में 75 वार्डों में पानी की भारी किल्लत बताई गई। दावा किया गया कई इलाकों में 2-2 दिन तक पानी नहीं पहुंच रहा। भीषण गर्मी में करीब 40 लाख की आबादी वाले शहर के ज्यादातर हिस्से भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर वाटर लेवल काफी नीचे चला गया। 6000 से ज्यादा कुएं जो बोरिंग किए हुए वो सूख गए। हालांकि यह भी दावा किया गया कि पानी की कमी झेल रहे इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है।
लेकिन दावा किया गया टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी लोगों की प्यास बुझाने में नाकाफी साबित हो रहा। लोग बर्तन लेके पहुंचे हैं, बस हर किसी को इंतजार है कि उन्हें पानी मिल जाए। 2 बाल्टी, 1 बाल्टी, 3 बाल्टी पानी मिल जाए, जैसे तैसे पानी मिल जाए। पानी को लेकर लगातार इंदौर में बवाल चल रहा है, पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महापौर का विपक्ष इस्तीफा मांग रहे हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में, तुलसी नगर में, विनय नगर में, पाल्डा में, मानसरोवर नगर में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए गए। टैंकर के इंतजार में दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप में महिलाएं घंटों तक लाइन में खड़ी दिखीं। बच्चे और बुजुर्ग भी पानी भरने के लिए जूझते दिखे। पानी का टैंकर आते ही अफरा तफरी मच गई। पानी नहीं मिलता हमें, तो 2-4 बर्तन भरा जाते हैं यहाँ से, बस उतना ही होता कितने है। दिन इस्तेमाल कर पाते हैं इसका? ये तो एक ही दिन चलता है, 2-4 बर्तन कितने दिन चलेगा? मेरे घर में तो 8 मेंबर है। टैंकर से पानी लेने पहुंची एक महिला तो बेहद गुस्से में नजर आई। उन्होंने बताया कि पानी के लिए आवाज उठाने पर उनके खिलाफ केस तक दर्ज हो गया। पानी के लिए चक्कर जाम करा तो हमारी कंप्लेन हो गई उसमें कि चक्कर जाम करा है, तो इनकी कंप्लेन, मेरा नाम खुल के पेपर में आ रहा है। तो मैं तो पानी के लिए लड़ने गई थी ना, पानी नहीं मिलेगा तो क्या मैं लड़ूंगी नहीं क्या? जल संकट को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, आवाज उठाई थी कि पानी की समस्या को दूर किया जाए। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम को शिकायत देने जाओ तो वहां से भगा दिया जाता है और उनकी सुनवाई तक नहीं होती। भीषण जल संकट के बीच कांग्रेस ने फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और नगर निगम प्रशासन पर पानी की बर्बादी का आरोप लगाया। 40 सेकंड के वीडियो में नगर निगम का एक कर्मचारी सरकारी टैंकर के पाइप से महापौर सचिवालय का बाहर ही हिस्सा धोता हुआ दिखाई दिया। वीडियो बनाने वाला एक व्यक्ति उस कर्मचारी से यह कहता दिखा कि शहर में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, आप जमीन की धुलाई में पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। क्या हो गया? कुछ भी क्या हो गया? वीडियो बना रहा हूँ भैया। के लिए बना रहा हूँ वीडियो भैया? लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तुम ये धो रहे हो। पीने का पानी कोई सा भी हो, वापरने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को भैया। पीने का पानी की का पानी, तो लोगों को वापरने का पानी नहीं मिल रहा। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ वीडियो बनाने से रोका गया बल्कि झूठे केस में फंसा देने की धमकी भी दी गई। जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और महापौर जी अपनी सड़कें धुलवा रहे हैं। हमारे विरोध करने पर हमारे धवन यादव जी और मेरे द्वारा विरोध करने पर हमें डराया धमकाया, यार अंदर से 4-5 गुंडे आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं आप महापौर जी को जानते नहीं, आपको झूठों केसों में फंसा देंगे। हालांकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाले जाने पर बीजेपी नेता और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने दावा किया जिस पानी का इस्तेमाल हो रहा था वो पीने का पानी नहीं था बल्कि सफाई में इस्तेमाल होने वाला पानी था। उन्होंने दावा किया महापौर सचिवालय के बाहर ड्रेनेज की सफाई की गई थी, इसके बाद वहां फैली गंदगी को साफ करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुष्यमित्र भार्गव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्हें बदनाम करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। निचले स्तर से, मतलब राजनीति का एक स्तर होता है, मतलब मुझे दुख है इस बात का कि घर के बाहर दिन रात लोग खड़े रहते हैं कैमरा लेके और कोशिश करते हैं कि कोई वीडियो मिले। महापौर ने भरोसा दिया कि जल संकट से जूझ रहे लोगों के साथ वो खड़े हैं, प्रशासन की तरफ से लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। उधर हैदराबाद में देवगिरी एक्सप्रेस से पुलिस ने 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया। हैदराबाद में देवगिरी एक्सप्रेस से पुलिस ने हवाला के 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा रुपए जब्त करने का दावा किया। इस मामले में पुलिस ने पैसा ला रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने बताया कि पैसा मुंबई से भेजा गया था और उसे हैदराबाद में गहनों के कारोबारी को देना था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले के खिलाफ पुलिस ने एक्शन ले लिया। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास कुछ लोग गाड़ियों में सवार होकर खतरनाक तरीके से स्टंट करते नजर आए। स्टंट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक दारोगा की मौत हो गई और पुलिसकर्मी घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नगर पालिका की टीम ने लोगों पर हमला करने वाले सिम्बा नाम के कुत्ते को पकड़ लिया। पिछले कुछ दिनों में उस कुत्ते ने वहां के काशीनगर मोहल्ले में रहने वाले करीब 100 लोगों पर हमला किया था। डर के मारे बच्चों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों ने
ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों पक्षों के बीच भंडारे को लेकर बहस हो गई थी। जानकारी मिली कि एक पक्ष के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था, तभी दूसरे पक्ष के लोग भी सामान बांटने लग गए। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इतनी बात बढ़ गई वो हाथापाई पर उतर आए। कुछ लोग डंडे लेकर वहां पहुंच गए। उन लोगों ने एक दूसरे पर डंडों की बारिश कर दी। थोड़ी देर बाद हंगामा और बढ़ गया। दूसरे पक्ष के कुछ युवक बंदूक लेकर आ गए और उन युवकों ने दिन दहाड़े फायरिंग शुरू कर दी। वो बंदूक निकालकर निशाना साधने लग गए। दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलियां चला दी। सबसे पहले एक युवक ने उस मकान पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जहां दूसरे पक्ष के लोग खड़े थे। उसके पीछे एक और युवक बंदूक से गोली दागने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर लोग खौफ से भर गए। सड़क पर मौजूद लोग भी घबरा गए। इस दौरान कुछ और युवक बंदूक लेकर आ गए। उन लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। वहां चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से भी गोलियां चलनी शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी मच गई। सड़क पर खड़े युवक भागने लग गए। इसके बाद भी वो युवक वहीं रुके रहे। फिर उन लोगों ने हवा में भी फायरिंग की। थोड़ी देर बाद वो भाग निकले। मामला मथुरा के महोली गांव का है। जानकारी मिली कि मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। 2 लोगों को गोली लग गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों पक्षों में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। भंडारे के दौरान उनकी बहस बढ़ गई और वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के बांदा में ई रिक्शा पर ट्रक पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बांदा में सड़क पर एक बेकाबू ट्रक एक ई रिक्शा के ऊपर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पंजाब के मोहाली में एक तेज रफ्तार कार एक शोरूम के अंदर घुस गई। कार शोरूम का शीशा तोड़ती हुई अंदर चली गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में शोरूम के अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां आग लगते ही गोदाम धधकती लपटों से घिर गया। इसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की टीम रायगढ़ के महाड़ इलाके में पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में एक कुएं से आईफोन निकालने के दौरान एक गोताखोर की मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। जिनका वो आईफोन था, उन लोगों ने उस व्यक्ति से 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की।